हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट जो 2021-22 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, सोशल साइंस का क्लास 10th का, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आंसर्स देखेंगे एक एक के, ठीक है। और पहले थोड़ा सा मैं इंस्ट्रक्शन बता दूँ, बाकी जो बच्चे आगे देखना चाहते हैं वीडियो को आगे कर लेंगे। देखिए, टोटल 90 मिनट का पेपर है, 40 मार्क्स का था और इस पूरे पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। और टोटल इसमें 63 क्वेश्चन है और जो 4 पार्ट है ना, पहले पार्ट में 24 हैं क्वेश्चन, जिसमें से 20 करने हैं, और दूसरे पार्ट में 23 जिसमें से 18 करने हैं। लेकिन जो 26 है ना, वो केवल उन बच्चों को करना है जो दृष्टिबाधित हैं, कहने का मतलब है जो विजन इम्पेयरमेंट है जिनको, ठीक है। और जो पार्ट सी है उसमें 12 क्वेश्चन है, आपको 10 करने होंगे। और पार्ट डी में 62 और 63 क्वेश्चन जो है वो इम्पेयरमेंट जो बच्चे हैं, ठीक है, विजन इम्पेयरमेंट के, उनको अटैम्प्ट करने हैं। मतलब आपको केवल 2 करने हैं, इसमें मैप वाले क्वेश्चन हैं। और 0.8 अंक का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि अगर आप 5 क्वेश्चन करते हैं तो आपके 4 मार्क्स आते हैं, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का नहीं है, 0.8 का है, ठीक है। इसलिए आप 50 क्वेश्चन करेंगे तो 0.8 करेंगे तो आपके 40 में से 40 नंबर पूरे आएंगे। इस तरीके से 4 ऑप्शन है और 1 करेक्ट है और नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता क्या कहलाती है? अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेन ऑन द पावर इट एक्सरसाइज इज कॉल्ड। देखिए बहुत इजी है, कोई अंकुश नहीं है और निरंकुश मतलब भी कोई अंकुश नहीं है। तो इसका क्या आंसर है? मैंने टिक मार रखे हैं, बिल्कुल सही करे हुए हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूटिज्म बोला जाता है इसे इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है निरंकुशवाद। उसके बाद है, आप हिस्ट्री का जब पहला चैप्टर खोलेंगे तो टूटी हुई बेड़ियाँ आपको टेबल मिलेगी, उसमें लिखा होगा। तो ये कह रहे किसका प्रतीक है? आज़ादी मिलने का, ठीक है, बीइंग फ्रीड, ठीक है। ब्रोकन चेन किसका सिंबलाइज है? बीइंग फ्रीड का। फिर कह रहे वियना की जो कांग्रेस है वो कब आयोजित की गई? 1815 में की गई थी। वियना कांग्रेस जो है ना ऑर्गेनाइज की गई थी 1815 में। उसके बाद स्लाव जो है ना, स्लाव, वो किस क्षेत्र के निवासियों को कहा जाता है? ठीक है, द इनहेबिटेंट ऑफ विच रीजन वर नोन एज स्लाव्स, उसे बोला जाता है बाल्कन्स, क्योंकि बाल्कन में जो खुद के राज्य थे ना आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। बाकी जितने भी लोग थे ना, जितने भी इसमें देश थे, यूगेरिया, बुल्गारिया, ठीक है, तो ये आपस में जो है ना, चलो वो तो अलग बात होगी, बस इनको कहते स्लाव कहते थे, ठीक है। तो ये कह रहे जैव संसाधन का कौन सा उदाहरण नहीं है? ठीक है, जैव मतलब होता है बायोटिक, मतलब कौन सा इसमें से जिंदा नहीं है, ठीक है, नेचुरल है लेकिन जीवित नहीं है। नोट लिखा ध्यान से पढ़ना, मतलब वो अबायोटिक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? अजैव पूछ रहा है। तो अजैव में इसका आंसर जो है वो होगा धातु है, ठीक है। क्या होगा? मेटल। क्लियर हो गया? मेटल, क्योंकि ये तीनों के तीनों जिंदा है और ये जिंदा नहीं होते, ये प्राकृतिक है लेकिन जिंदा नहीं है, मेटल। ये कह रहे झूम कृषि में रे को किस देश में जाना जाता है? मतलब झूम कृषि को रे किस देश में कहा जाता है? तो वियतनाम में कहा जाता है। मध्य अफ्रीका का भी याद रख लो, मसोले कहते हैं। अमेरिका में मिल्पा और मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं। जो अमेरिका है ना, उसमें मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है, अमेरिका में। तो रे क्या आंसर है? वियतनाम। फिर उसके बाद क्या है, थोड़ा स्पीड से करेंगे, ठीक है, आप वीडियो को धीरे भी कर सकते हैं। किसने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए सब कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है? आपने पढ़ा भी होगा, भूगोल के अंदर है, ठीक है। लालच के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब पेट भरने के लिए, पेटी भरने के लिए नहीं है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसकी घोषणा फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है? ठीक है, ये कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्रॉप्स। तो इसका आंसर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्राइस, ताकि किसान उस फसल को उगाए और उनको सुरक्षा मिल सके। उसके बाद कह रहे हैं ये आपको कुछ बता रखा है, आपको बताना है कि वो कौन सी मिट्टी है। अच्छा, ये अलग है, ये पूछ रहा है कौन सा एक मृदा निर्माण में सहायक है, मतलब मिट्टी को बनाने में कौन हेल्प करता है? देखिए, उच्चावच, जनकशैल, जलवायु, उपरोक्त सभी करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? डी। पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स आर हेल्पफुल इन सॉइल फॉर्मेशन।
तो मिट्टी को बनाने में रिलीफ, क्लाइमेटिक और पेरेंट रॉक, इन सभी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो डी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भू संरक्षण का एक उपाय, मतलब ज़मीन को बचाने के लिए आप क्या क्या इनमें से कर सकते हैं। लैंड कंजर्वेशन की बात कर रहा है, तो देखिए आप पशुओं की चराई को रोक लीजिए, आप शेल्टर बेल्ट बना लीजिए, शेल्टर बेल्ट बना लीजिए, आप प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कर लीजिए। मतलब कहने का है कि जो उद्योगों से निकलने वाले जो पानी है ना, उसको सही से कीजिए ताकि मिट्टी जो ज़मीन है वो ख़राब ना हो। तो तीनों के तीनों सही इसका डी आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सौर और पवन ऊर्जा तो है लेकिन पानी की कमी पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। तो राजस्थान इसका आंसर है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैंने सारे टिक करे हैं। ठीक है, वेरीफाई कर दिए हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बताएं। ठीक है, स्पिरिट है, टीम स्पिरिट है, और बच्चे देखेंगे तो उस पर अपने व्यूज़ दे सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय की गणना किस देश की डैश को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। देखिए जो पर कैपिटा इनकम होती है ना, ऊपर आता है टोटल इनकम, ठीक है, नीचे आता है टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, कुल आय आ गया। ठीक है, यहाँ बोल रहा था ना पर कैपिटा इनकम के बारे में, तो टोटल इनकम ऊपर आएगी और टोटल पॉपुलेशन नीचे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इनकम आ जाएगा, इसका बी आंसर है। ये कह रीता एक अधिवक्ता है, मतलब एडवोकेट है, तो वो किस क्षेत्र में आती है, तो सर्विस एरिया ना, तो तृतीय क्षेत्र में आएगी, क्योंकि प्राथमिक में तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, सेकेंडरी में तो रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, टर्शरी में तृतीय क्षेत्र आते हैं जो सर्विस देते हैं। अब जो सेकेंडरी है ना, जैसे मैंने बोला रो को फाइनल गुड्स में बदलना, नीचे वही लिखा है कि जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तु को उत्पादन किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। अ सेक्टर इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद इसमें बहुत बच्चों को बहुत सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि कौन सी कंट्री को हम मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का एग्जांपल दें। देखिए जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अब देखिए इसमें तो बहुत गैप है, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे ये भी 90 का हाफ 45 है और ऐसे 30 का हाफ 15, तो कौन सा सही होगा। ऐसे में आप पर कैपिटा इनकम निकालिए, चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने ये करा है, देखिए ये आया और ये आया। ठीक है, तो आप देखिए कि पर कैपिटा इनकम की को ज़्यादा पास में है, तो 15 ज़्यादा पास में है, लेकिन 45 बहुत दूर है, तो इसलिए कंट्री 1 बेस्ट मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, 1948 में हुआ था। उसके बाद कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कह रहा है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड, तो ये ब्रुसेल्स में है। फिर कह रहा है बेल्जियम में कौन सी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है, विच लैंग्वेज इज प्रोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम, तो डच बोली जाती है क्योंकि 59% है, जो फ्रेंच है ना 40% है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ओके, तो इसका आंसर डच है। अब ये कह रहे हैं कि 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण, देखो 2 प्रकार के फेडरल सिस्टम होते हैं। ठीक है, एक होता है 7 आकर, एक 7 लेकर, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। तो ये सारे के सारे जो देश है ना, ये कमिंग टुगेदर के हैं। किसके हैं, कमिंग टुगेदर के हैं। ठीक है, इसका डी आंसर है। भारत जो है ना वो होल्डिंग टुगेदर का है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, डी। अब वो बोल रहा है भारत में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। देखिए 3 प्रकार की लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो जो स्टेट लिस्ट है उसका अधिकार राज्य का होता है। ठीक है, जो राज्य सूची है ना उसका अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। जो स्टेट है ना उसका अधिकार किसके पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल के पास जो होता है वो अंग सूची होती है ना उससे। तो यहाँ पर जो इसने बोला ना स्टेट, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद कह रहा है कि कौन सी सत्ता में साझेदारी का क्षैतिज वितरण का एक उदाहरण है। देखिए क्षैतिज में ना पावर जो होती है ना किसी की हम ज़्यादा ना किसी कम कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बोला जाता है इसे। तो इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आती है।
यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आती है। तो इसमें बोला कौन सी नहीं आती, तो इसमें संघवाद आ जाएगा फेडरलिज्म, क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट हो गई, वो फेडरल सिस्टम में आती हैं। तो इसमें बोला कौन सा हॉरिजॉन्टल में नहीं है, तो इसका सी आंसर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो 73 और 74 जो संशोधन हुआ था ना, वो कानून है वो कब पारित हुआ था। देखिए जो 73 है ना वो विलेज से रिलेटेड है, गाँव से रिलेटेड है, और जो 74 है ना वो अर्बन यानी कि शहरों से रिलेटेड है, और ये 1992 में हुआ था, ठीक है। फिर कह रहे श्रीलंका में तमिलों की आबादी कितने परसेंट है, तो देखिए मैं आपको बता दूं 18% है, जिसमें से 13% जो है वो श्रीलंका के ही तमिल हैं, ठीक है, श्रीलंकन तमिल हैं, ठीक है, 18 आंसर है इसका। अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो मैच है ना वो गलत है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, गलत बोल रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए जो ट्रेड है ना, ट्रेड ये आता है स्टेट में, स्टेट लिस्ट में आता है, जबकि यहाँ पर इन्हें समर्थी में लिख दिया व्यापार को, ठीक है, तो ये गलत है। समझ में आ गया, इसका सी आंसर है। उसके बाद बोल रहे हैं पिक्चर बताइए, ये पिक्चर जो है देखो ऊपर हिंट भी है, जर्मन साम्राज्य, ठीक है, तो जर्मेनिया इसका आंसर है। मॉर्निंग शिफ्ट का भी पेपर मैंने बनाया है सॉल्यूशन के साथ, अब वो भी देख सकते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेना जरूर मॉर्निंग शिफ्ट वाले का, ठीक है। और उनमें आया था मारियान का, तुम्हारे में आया है जर्मेनिया का, ठीक है। बाकी और बच्चे देख रहे तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। अभी कह रहे प्रशा के उस राजा का नाम बताइए जिसने वर्साय में हुए समारोह में स्वयं को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है, आपको प्रशा का बताना। तो देखिए इसका आंसर विलियम फर्स्ट है, इन्होंने जनवरी 1871 में ऐसा किया था, ठीक है। इसने बोला आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रशियन किंग हु प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज अ जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साय। वर्साय के अंदर जो हुआ था सेरेमनी हुई थी, उसमें किसने अपने को राजा घोषित करा, विलियम फर्स्ट ने। अब उसके बाद हमें यहाँ पर संकल्पना और कारण दिए गए हैं। अब हमें सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमें क्या देखना पड़ता है कि ये दोनों ट्रू हैं ये फॉल्स है, फिर देखना पड़ता है जो रीज़न दिया वो इस वाले का सही दिया है या गलत दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो पढ़ देता हूँ। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में हुई, ये बिल्कुल सही है। और फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक संवैधानिक बदलाव हुए, जिससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। देखो इसकी वजह से ये हुआ था, ना कि इसकी वजह से ये, ठीक है, मतलब दोनों सही तो हैं, लेकिन ये रीज़न इसका, इस वाले का रीज़न ये सही नहीं है। और जब आप हिस्ट्री का चैप्टर खोलेंगे तो उसमें जो पहला पार्ट पढ़ेंगे ना इंट्रोडक्शन के आगे का, तो शुरू में ही आपको लाइन मिल जाएगी और आप समझ जाएंगे, देख लेंगे किस तरीके से वहाँ पर क्या था। तो इसका आंसर क्या है, बी। दोनों सही तो हैं, लेकिन जो कारण है वो संकल्पना का सही व्याख्या नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है, ये दोनों के दोनों बिल्कुल ट्रू हैं, ठीक है, लेकिन आप हिंदी में से पढ़ लेना अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी तो। और ये एक्सपीरियंस भी सही नहीं करता, आप हिस्ट्री की बुक देखेंगे तो पहले टॉपिक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बी आंसर है इसका, किसका, 27 का। अब 28 में बोला है कौन सा सही है, तो देखिए इसमें तलवार वाला जो है ना वो सही है। तो आप टेबल देखेंगे हिस्ट्री के चैप्टर में बनी हुई, तो आपको उसमें अच्छे से पता लग जाएगा, आप उससे क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखो फ्रांस की जब क्रांति हुई थी, ये भी आपको पहले चैप्टर में मिल जाएगा और शुरू के पेज में मिल जाएगा आपको। तो ये कह रहा है कि इसमें केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर दिया गया, बिल्कुल ट्रू है। राष्ट्रीय भाषा पर जोर दिया गया, हाँ। इसमें क्या किया था, जो लोकल भाषा थी ना उन सबको दबाया गया और एक भाषा फ्रेंच को आगे बढ़ाया गया था। और पितृभूमि और नागरिकता के विचार पर बल दिया गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर डी था, ठीक है। इसमें सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात की गई थी, नेशनल लैंग्वेज की बात की गई थी, और जो फादरलैंड है, जो सिटीजनशिप है, उस पर भी जोर दिया गया था, उस आइडिया पर। तो इसका डी आंसर है, ठीक है। अब आ जाइए 30 में इसने बोले जिसु मैसनी ने, ठीक है, कौन सा संगठन नहीं बनाया था, तो रेड शर्ट्स उसने नहीं बनाया था, ठीक है। अगर किसी को नॉलेज है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है रेड शर्ट किसने बनाया था, इस तरीके से। अब है 31, तो 31 में कह रहा है वो ये संकल्पना और कारण वाला। श्रीलंका में सिनलियों और तमिलों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि सिनली और तमिल आपस में नहीं बन रही थी,
कह रहा कारण ये है कि 56 में तमिलों को राजभाषा, तमिल जो थे ना तमिल, उसको राजभाषा बना दिया गया। नहीं, 56 में सिनली को बना दिया गया था। तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साग ठीक है, का गलत है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया था ना कि जो सिनला और जो तमिल है उनमें तो बहुत बड़ी मात्रा में कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे थे, तो ये ट्रू है। लेकिन ये गलत है, यहाँ पे तमिल बता दिया ऑफिशियल लैंग्वेज को, जबकि सिनली कर दी थी उन्होंने, सिनला इंग्लिश में बोलते हैं। इसका आंसर सी है। उसके बाद नेक्स्ट है, बेल्जियम में कितने % लोग फ्रेंच भाषी हैं, 40% है, डच 59 है, आपको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्ता की साझेदारी को बल प्रदान करता है, मतलब किस में पावर शेयरिंग ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। देखिए पावर शेयरिंग तब होगी जब उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जब उसमें लेजिटिमेसी हो। जबकि यहाँ बोल रहा है कि जब पावर शेयरिंग होगी ना वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, पावर शेयरिंग तो कॉन्फ्लिक्ट कम करती है ना। तो पहला वाला गलत है, बाकी दोनों सही है, यानी कि सी करेक्ट आंसर है। सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, स्थायित्व का मतलब स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट बनी रहे लंबे समय तक। ठीक है, वहाँ लड़ाइयाँ दंगे ना हो, ये मतलब है। ये कह रहा है किसी देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध से लगने लगे, तो उसे क्या कहेंगे। देखो मतलब एक ही देश के अंदर जो है ना, एक ही देश के अंदर जो है वो लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे गृह युद्ध। अ वॉलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप विद इन ए कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक ए वॉर इज नोन एज सिविल वॉर। ठीक है, अब आगे देखिए, ये कह रहे कौन सा भाषा समूह बहुमत में है श्रीलंका में। तो सिनली जो है वो बहुमत में है, सिनला बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत केंद्र शासित प्रदेश का एक उदाहरण है। ठीक है, तो देखो केंद्र शासित मतलब यूनियन टेरिटरीज, मतलब जो स्टेट नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं, आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन सा जो है वो यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, और वो है लद्दाख। ठीक है, बाकी आप पढ़ाई करें, अच्छे से करें। ठीक है, खूब मेहनत करें, आप भविष्य में बहुत सफल होंगे, आप पढ़ें अच्छे से। ठीक है, चैप्टर अच्छे से पढ़ें, मतलब सबसे पहले ऑप्शन की तरफ मत जा कीजिए। चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसे जितने भी वीडियोस होती हैं देखा करें। ठीक है, अगर आप बाद में देख रहे हैं, बाकी पेपर मैच करने वाले तो देखेंगे ही, है ना। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है। देखो जीवमंडल से हमें जो है ना दो चीज़ें मिलती हैं, एक जैव और एक अजैव, मतलब बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक जो तो जिंदा होते हैं, अबायोटिक जिंदा नहीं होते लेकिन प्राकृतिक होते हैं, जैसे रॉक हो गई, ठीक है, माउंटेन हो गए, रिवर, वाटर, इस तरीके से। तो ये कह रहा है इनमें से कौन जीवित होता है, तो बायोटिक जीवित होते हैं। इसका आंसर क्या है, ए। ये कह रहे मिट्टी की पहचान कीजिए, ये कौन सी मिट्टी है। देखिए मिट्टी किसका नाम होता है और कौन सी मिट्टी से कपास उगाया जाता है, तो उसका आंसर है काली मिट्टी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रेगर सोइल किसको कहा जाता है, कौन सी मिट्टी पे कॉटन होता है, तो ब्लैक सोइल। ये कह रहा है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ये बुक किसने लिखी है, ये लिखी है शुमेसर ने। ठीक है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल किसने लिखी है, शुमेसर ने लिखी है। फिर कह रहा है कि जो लोहा है इसका ना वो कौन सा संसाधन है, अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल है। क्या है, नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद है 41, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भू निम्नीकरण का एक कारण है, मतलब ज़मीन जो है ना वो अपने नेचुरल या पावरफुल नहीं रह पाती, ज़मीन की ताकत जो है वो कम हो जाती है। तो किसकी वजह से होती है, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, डिफोरेस्टेशन, ये सभी। तो इसका ऑल ऑफ द एबव है, ये सभी के सभी कारण हैं जिससे ज़मीन अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रह पाती। ठीक है, ज़मीन की ताकत जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है 42, ये कह रहा है कौन सा रोपण कृषि के बारे में सही है। देखिए रोपण कृषि वो होती है जिसकी रुपाई की जाती है, जैसे गन्ना हो गया, तो इसके लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। ये तीनों बातें सही हैं कि जो रोपण कृषि होती है वो व्यापक क्षेत्र में की जाती है, पूंजी की आवश्यकता होती है और कच्चे माल के रूप में यूज़ होती है, तो इसका डी आंसर है। ठीक है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इट इज डन ओवर ए वाइड एरिया, बहुत बड़े एरिया में होती है, हाई कैपिटल में चाहिए होती है। रॉ मटेरियल जो होता है, ठीक है, इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ रॉ मटेरियल के रूप में होता है, जैसे गन्ना है, गन्ने से चीनी बना सकते हैं, तो ऑल ऑफ द डी आंसर है इसका। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर वही है संकल्पना और कारण वाला। ठीक है, तो इंग्लिश में असर्शन और रीज़न वाला।
तो ये कह रहे उच्च आय वाले देश अधिक विकसित होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा होता है जिनके पास, वो बहुत डेवलप्ड होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे अधिक आय का अर्थ है मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं की अधिकता। ये कह रहे अधिक आय का अर्थ है मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं की अधिकता। मतलब देखो, अगर आप इनकम आपकी ज़्यादा होगी तो आप चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करेंगे, लेकिन दोनों सही तो हैं, लेकिन रीज़न सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा। आप इंग्लिश में आराम से यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड। ये कहते जो कंट्रीज़ हैं जिनकी हायर इनकम होती है, ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं। और मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। मतलब अगर ज़्यादा इनकम होगी तो उससे ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी। दोनों सही है लेकिन रीज़न सही नहीं है। मतलब ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। 44 में, अच्छा हमें 44 में क्या बोला गया? 44 में बोला है कि आपको पढ़ना है, फिर आपको सही विकल्प बताना है। कह रहा है अलग अलग व्यक्तियों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल सही। अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे आपके विकास का लक्ष्य कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है। एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए जरूरी नहीं है। जैसे एक जगह बांध बनाया जा रहा है तो आस पड़ोस के लोगों को या शहरों को बिजली मिलेगी, लेकिन जहाँ बांध बनाया जा रहा है वहाँ से लोग बेघर हो जाएंगे, तो उनके लिए विकास नहीं है ना। तो ये भी सही है। अगर सभी व्यक्तियों के लिए विकास के लक्ष्य समान होते हैं, ये नहीं हो सकता, सबके अलग अलग होते हैं। तो इसलिए पहला दूसरा सही है, तो हम बी इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग पर्सन के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं, और एक का जो डेवलपमेंट है वो दूसरे का डेवलपमेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। और ये कह रहा है सभी का डेवलपमेंटल गोल सेम होता है, ये गलत है। डेवलपमेंट गोल सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसका बी आंसर आएगा। अब उसके बाद बोला है गलत की मिलान करना है। तो देखो ये प्राथमिक में आते हैं, और ये जो है ना विनिर्माण, इसमें रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, कच्चे माल को निर्माण करके कुछ बनाया जाता है, इसलिए ये किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ये गलत है, सी आंसर आ गया इसका। अब कह रहा है कांता को वेतन, मतलब वेतन के साथ अवकाश मिलता है, मतलब अगर छुट्टी करेगी तो उसकी भी सैलरी मिलती है। तो वो किस में आएगी? संगठित में आएगी, जिसमें काम करने के घंटे निश्चित होते हैं, रोजगार की सुरक्षा होती है ना, उसे हम संगठित में डालते हैं। यहाँ बोल रहे कांता जो है ना उसे पेड लीव मिलती है, मतलब उसकी जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है, और ठीक है, इसका ये आंसर आ जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करती है, क्योंकि उसकी जॉब सिक्योरिटी है पूरी, उसको पेड लीव मिल रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है गलत आपको बताना कौन सा है। तो देखिए जो रिलायंस है ना वो प्राइवेट कंपनी है, यहाँ लिख दिया कि ये पब्लिक है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। उसके बाद अब आ जाइए पैसेज पर, तो पैसेज आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आंसर, मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, कराता हूँ। ठीक है, आप भी आराम से पढ़ के, ठीक है, खुद भी सोच सकते हैं क्या हो गया। बाकी जो आंसर मैच कर रहे हैं वो देखिए। पहला बोला उदारवाद का क्या अर्थ है? तो व्यक्ति के लिए आज़ादी, विशेष अधिकार की समाप्ति, कानून की समझ समानता, ये हमें पैसेज में दे रखा है। इसका डी आंसर है। ठीक है, क्या है लिबरलिज्म का मीनिंग? इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ऑफ प्रिविलेजेस, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर डी है। फिर कह रहा है कि किस शासन के दौरान फ्रांस के सभी शासक जो व्यसक थे, किस शासन के दौरान फ्रांस में सभी व्यसक पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मतलब वोट डालने का राइट था, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष होना चाहिए, व्यसक होना चाहिए। तो जैकोबिन ने दिया था, नहीं तो नेपोलियन तो छीन ही लिया था, क्योंकि वो केवल उन्हीं को देते जो टैक्सेस वगैरह भरेंगे, ऐसे था। ठीक है, तो जैकोबिन ने सभी व्यसक पुरुषों को मताधिकार दिया था। पैसेज में आप पढ़ सकते हैं, मैंने भी आपको दिखा रही थी। ठीक है, अंडर विच अमंग द फॉलोइंग रूल्स ऑल एडल्ट मेल्स गोट द यूनिवर्सल सफरेज इन फ्रांस, तो जैकोबिन्स है। ठीक है, उसके उदारवादी किसकी अनिवार्यता पर बल देते हैं? वो चाहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर रहे, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर कह रहे हैं सीमित मताधिकार की वापसी कब हुई? देखो नेपोलियन दोबारा से ले आया था। ठीक है, तो नेपोलियन रिजाइन में हुई। ठीक है, उसके बाद कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा देश उदारवादी प्रतंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था? तो देखिए फ्रांस था वो। ठीक है,
तो इसने बोला विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर क्या है? फ्रांस। फिर कह रहा है उदारवादी किस प्रकार की सरकार पर बल देते थे? वो चाहते थे सहमति पर आधारित सरकार बने, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कंसेंसस, ठीक है, सभी की सहमति हो, ठीक है। विच टाइप ऑफ द गवर्नमेंट वाज एम्फासाइज्ड बाय द लिबरल्स, तो गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कंसेंसस, ठीक है, इसका आंसर सी, ठीक है, सारे टिक लगा रखे हैं। अब उसका देखो दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, पैसेज वाला, इसमें देखकर आपको बताना था। आप ये देख सकते हैं भारत उसके पड़ोसी देश के बारे में बता रखा है, ये टेबल देख लीजिए। अब पहला क्वेश्चन बोला है विश्व मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो देखिए ये SDI होता है, तो इंडिया की रैंक कितनी है देख सकते हैं 130, ठीक है, तो 130 पे आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में सकल राष्ट्रीय आय क्रय शक्ति क्षमता पर सबसे अधिक है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज हैविंग हाईएस्ट ग्रोथ नेशनल इनकम इन टर्म ऑफ PPP? तो देखो PP में सबसे ज़्यादा कौन है? तो आप देख सकते हैं श्रीलंका है 11,326, ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? श्रीलंका, ठीक है, ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज हैविंग हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कौन किस देश में पैदा होता है तो ज़्यादा जीता है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में भी श्रीलंका ही आगे। आंसर मैंने कर रखा फिर भी दिखा रहा हूँ ऐसे में ताकि आपको पता लगे, ऐसे देखे जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित में से किस देश में सकल राष्ट्रीय आय क्रय शक्ति क्षमता पर सबसे कम है? सबसे कम किस में है? नेशनल इनकम इन टर्म ऑफ PPP में सबसे कम कौन है? तो PPP में सबसे कम कौन सा आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेपाल है, ठीक है, तो नेपाल सबसे कम है, तो ये आंसर इसका नेपाल आ गया। उसके बाद बोला है कि विद्यालय औसत आयु सबसे ज़्यादा किस में है? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज द हैविंग द हाईएस्ट मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग? हाईएस्ट मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो ये लिखा मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग द पीपल एज 25 एंड अब, तो 10.9 किस में आ रहा है? श्रीलंका में, ठीक है, तो श्रीलंका, इसका भी श्रीलंका है, ठीक है। उसके बाद लास्ट इसमें पूछा गया, अभी क्वेश्चन तो और भी हैं लेकिन इसमें जो लास्ट पूछा गया कि किस देश में जन्म के समय संभावित आयु सबसे कम है? मतलब बहुत ज़्यादा मर जाते हैं जल्दी पैदा होके, तो किस में है? तो हम देख सकते हैं सबसे कम पूछ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में 66.6, ठीक है, तो इसका पाकिस्तान आंसर आ गया। उसके बाद देखिए आपका है मैप, तो मैप मानचित्र A में बोला है तो टिहरी है, ठीक है, अभी दिखा देता हूँ। और दूसरा जो है महाराष्ट्र का कपास है, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। और ये डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों के लिए था, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं ना उनके लिए था, ठीक है, जो उनका टिहरी पूछा गया था कि भाई उत्तराखंड राज्य में कौन सा, तो टिहरी। और जो कौन सी खाद्यान्न फसल ली है, मतलब इनमें से कौन सी जो है ना खाते नहीं है, तो रबड़ को खाते नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए मैप में ये मैंने लिख दिया उत्तराखंड में टिहरी, और ये महाराष्ट्र के अंदर पूछा था ना कपास वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी मैंने वीडियो बना दी, हालांकि मैंने अभी पहले भी बनाई थी लेकिन उसमें आवाज़ पूरी बंद थी तो दोबारा से बनानी पड़ी है, ठीक है, इसलिए काफ़ी वीडियो लेट हो गई, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। और वीडियो आप अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।